हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का आज का ये प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आ रहा है। इसके पहले के दो लेक्चर में मैंने आपको डिप्रिसिएशन का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर पहले देखिए। उसमें आपको बेसिक्स मीनिंग से लेके सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, कॉजेस कौन से होते हैं, कि डेप्रिसिएशन कौन सी वजह से एसेट के ऊपर लगाया जाता है, वो कॉजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, एंड द मेथड्स ऑफ कोर्स। So today in this lecture we are going to learn the accounting treatment for depreciation. ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो दो लेक्चर पहले देखिए, तो ये लेक्चर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। So let's begin with the accounting treatment. Accounting treatment में first of all but obvious जर्नल एंट्री ही हमें पहले देखनी है कि डिप्रिसिएशन अगर लगता है, भले कौन से भी मेथड हो, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, जब डिप्रिसिएशन लगता है तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे इन द ईयर ऑफ परचेस, व्हेन द एसेट इज परचेस in the year of purchase of an asset, in the year of purchase of an asset, asset आप purchase कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में जब आपने एसेट परचेस की है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एसेट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट, बराबर की नहीं, ऑल एसेट्स कम्स अंडर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट जब आप परचेस करते हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके रिकॉर्ड में एसेट को आप ला रहे हो, इट कम्स इन, तो वो एसेट आ रही है तो एसेट अकाउंट को बट ऑब्वियस क्या जाएगा, एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट इट शुड बी डेबिटेड, तो उसको डेबिट जाएगा बिकॉज एसेट्स कम्स इन। ओके, और आप उसको अगर कैश पे परचेस कर रहे हो, आप उसको कैश देके परचेस कर रहे हो, देन व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सो कैश ऑल्सो कम्स अंडर रियल अकाउंट, एसेट आ रही है, कैश जा रही है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट एज इट कम्स इन एंड कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एज इट गोज आउट। सो जब आप एसेट परचेस करते हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है कि आप एसेट को परचेस कर रहे हो फॉर कैश, एसेट परचेस कर रहे हो फॉर कैश। ओके, अगर आपने एसेट को कैश देके परचेस किया तो एसेट अकाउंट डेबिट, why it should be debited, just now I told you asset comes under real account, it comes in, so assets account should be debited, and what goes out, cash goes out, so to cash, or you may pay it by check or NEFT, whatever be the mode, आप जैसे पे कर रहे हो, कैश से पे कर रहे हो, चेक से पे कर रहे हो, तो कैश और बैंक whatever। ओके, सो ये जा रहा है आपसे तो कैश और बैंक अकाउंट शुड बी credited. That is a simple very simple journal entry for purchase of an asset on cash basis. अगर आप कैश बेसिस पे परचेस कर रहे हो तो ये वाली एंट्री होगी। देन सेकेंड एंट्री, सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, यू मे परचेज इट ऑन क्रेडिट, कभी कभी एसेट्स लैक्स में होती है तो इंस्टॉलमेंट पे भी हम लोग परचेस करते हैं। सो यू आर परचेसिंग, इफ सपोज यू आर परचेसिंग इट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो तो पार्टी का नाम आएगा, मतलब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो एसेट परचेस कर रहे हो तो रियल अकाउंट के अंडर एसेट आता ही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट पक्का है बिकॉज एसेट्स कम्स इन, तो आप कैश पे परचेस करो या क्रेडिट पे परचेस करो, एसेट को डेबिट पक्का है बिकॉज इट कम्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो आ रहा है, आपके रिकॉर्ड में आ रहा है, इट कम्स इन, सो एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो श्योर है। तो दूसरा क्या जाएगा, अगर वो आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो समवेयर दैट पार्टीज नेम शुड बी नोटेड। सो हियर इन पिक्चर द पर्सनल अकाउंट कम इन पिक्चर, आपको कौन सा अकाउंट पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पर्सनल अकाउंट, पार्टी का नाम, सप्लायर का नाम पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, एंड सप्लायर ऑफ द एसेट इज गिवर, दैट पार्टी इज अ गिवर ऑफ द एसेट, सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, debit the receiver, credit the giver, so supplier is a giver of that asset, so supplier account should be credited. So if you are purchasing the asset on credit, अगर आप credit पे purchase कर रहे हो तो the entry for that is asset account debit, asset account debit as asset comes in to supplier's account. Okay,
तो सप्लायर के नाम से रिकॉर्ड करोगे। कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी की एसेट हो सकती है, जो भी कंपनी है उसको आप पेमेंट आगे जाके करने वाले हो तो आपको उसका रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। सप्लायर के नाम से क्रेडिट जाएगा। Okay, so these are the two basic simple entries when you are purchasing the asset on cash or on credit basis. Okay, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे। ये हो गया ऑन द डेट ऑफ परचेस। अगर आप जिस दिन परचेस कर रहे हो ये आप एंट्री करोगे। जनरली जो डिप्रिसिएशन लगता है ना वो एट द ईयर एंड लगता है, साल के एंड में डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सो ओके, बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन वन मोर एंट्री दैट आई वांट टू टेल यू, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। Incidental expenses incurred. Incidental expenses incurred for bringing the asset in usable condition. एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अगर आप कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे किए, विदाउट इंस्टॉलेशन आप प्लान को यूज तो नहीं कर सकते, विदाउट इंस्टॉलेशन आप पीसी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ लाके रखा है, अपने आप तो चालू नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस कम्स एज अ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो करने ही पड़ते हैं। तो ये सारे खर्चों की वजह से क्या हो जाता है, आपके एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। जस्ट नाउ इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू ना, इफ सपोज यू परचेस पीसी फॉर 30,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय यू ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ दैट पीसी, खर्चा आपने किया 2,000 रुपीज का, तो आप क्या बोलोगे, आपको कंप्यूटर कितने में गिरा, 30,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 2,000 आपने इंस्टॉलेशन के लिए पे किया। सो इन टोटल यू पेड 32,000 फॉर दैट पीसी, आपने 32,000 पे किया है। तो इसी तरीके से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं, हमेशा ध्यान में रखो, उसकी वजह से एसेट की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसको एसेट में ही शो करना होता है। तो इसकी एंट्री इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं डालेंगे हम लोग, एसेट की कॉस्ट ही बढ़ाएंगे। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट एंड फर्दर बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट गेट्स इंक्रीज। एसेट की कॉस्ट ही बढ़ रही है तो इट गेट्स एडेड इन दैट डेबिट, एसेट्स अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड अगेन। ओके, डेबिट को अगर हम फिर से डेबिट देते हैं, यहाँ पे भी देखो आपने एसेट्स को डेबिट दिया है, गेटिंग मी और नॉट। देखो यहाँ पे अगर आपने वो परचेस किया था 30,000 को एसेट परचेस किया था, 30,000 को आपने एसेट परचेस किया था, उसके ऊपर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ऐसी एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस की वजह से एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एसेट में ही ऐड करना है। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, this should be the entry for the incidental expenses that you are going to incur for bringing that asset in a usable condition। जब तक वो करते ही नहीं तो एसेट को आप यूज ही नहीं कर सकते, तो ऐसी सारे खर्चे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से एसेट की कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ती है। तो उसकी एंट्री भी यही बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फॉर एग्जाम्पल 2,000, तो देखो यहाँ पे मैंने एसेट्स को ही डेबिट दिया, इधर भी एसेट को डेबिट का 30, इधर भी एसेट को डेबिट गिरा 2,000 का। तो अगर इन शॉर्ट में आपको एसेट अकाउंट बना के बताती हूँ यहाँ पे, तो एसेट अकाउंट में मैं फर्स्ट एंट्री करूंगी जब मैंने एसेट परचेस किया, तो टू बैंक 30,000 का परचेस किया, और उसके बाद ये एंट्री में मैंने फिर से एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 2,000 लिख दिए। तो देखिए मैंने क्या किया, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो 32,000 की एसेट आपको मिलेगी, जिसका बैलेंस आपको लेजर अकाउंट में ऐड होके मिलेगा, आपकी एसेट शो होगी 32,000। ओके, दिस इज व्हाट इन शॉर्ट लेजर का मैंने आपको एक शॉर्ट में प्रेजेंटेशन बता दिया। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस द वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेट इंक्रीज। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखने वाले हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो हो गए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिप्रिसिएशन जब चार्ज होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सारे खर्चे कब होते हैं, जब आप एसेट को परचेस करते हो। ओके, एट द टाइम ऑफ परचेस, ये सारे एंट्री कब होती है, एट द टाइम ऑफ परचेस, ये तीनों एंट्री होती है। देयर आफ्टर फोर्थ एंट्री फॉर चार्जिंग depreciation at end of the year। जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एसेट के ऊपर।
तो ये मेन एंट्री जो है डिप्रिसिएशन टॉपिक की मेन एंट्री, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, उसकी एंट्री क्या बनेगी? डिप्रिसिएशन होता क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसकी वजह से, तो बट ऑब्वियस ये हो गया आपके लिए एक तरीके का लॉस। ये एक तरीके का लॉस है क्योंकि आपकी एसेट कम हो रही है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट लॉस का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नॉमिनल का रूल तो आपको पता ही होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उसको क्या दिया जाता है? डेबिट दिया जाता है। सो डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश लॉस। नॉन कैश लॉस है ये एक तरीके का आपका, जैसे सैलरी है तो वो कैश लॉस है, आपका कैश एक्सपेंडिचर है, आप उसके लिए पैसा दे रहे हो। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश लॉस। ओके, तो ये नॉन कैश लॉस या नॉन कैश एक्सपेंडिचर करके इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन है तो वो आपका एक्सपेंडिचर, है तो वो आपका लॉस। ओके, तो उसको क्या जाना चाहिए? नॉमिनल के हिसाब से उसको डेबिट ही जाना चाहिए, बिकॉज योर एसेट गेट्स रिड्यूस, इट इज ट्रीटेड एज लॉस। सो एंट्री क्या बनेगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, 2। अभी मैंने बोल दिया, बहुत बार मैंने रिपीट किया है, आपके एसेट की वैल्यू उससे कम होती है। एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट्स को जाएगा क्रेडिट। ओके, क्योंकि एसेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? डेबिट। ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है एसेट का? डेबिट। व्हेन इट गेट्स रिड्यूस इट शुड बी क्रेडिटेड, इट शुड बी क्रेडिटेड। रिमेंबर दिस थिंग। अगर हम लोग ने जो मॉडर्न अप्रोच, आपने अपने सिलेबस में मॉडर्न अप्रोच पढ़ा है, देखिए तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट देते हैं, एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट जाता है, एज पर मॉडर्न अप्रोच, है कि नहीं? तो ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, बिकॉज द एसेट गेट्स डिक्रीज, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, उसको क्या जाएगा? क्रेडिट जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एज योर लॉस इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी देखोगे तो भी वो जर्नल वैसे ही बनने वाला है। मॉडर्न अप्रोच में क्या बताते हैं कि एक्सपेंसेस जैसे बढ़ता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपका खर्चा बढ़ गया तो डिप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड एसेट्स डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। तो हम लोग एसेट को कम कर रहे हैं, सो उसको गया क्रेडिट। गॉट इट? सो दिस इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है। एंड माय डियर स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग, जब आप पूरे साल के एंड में ऐसे कुछ खर्चे बताते हो तो आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने में आएगा जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में कोई बंदा अगर बिजनेस करता है तो उसको ये तो एंड ऑफ द ईयर पता होना चाहिए ना कि उसके सारे खर्चे कितने हैं और उसका पूरे साल का इनकम कितना है। टू समराइज ऑल दिस थिंग, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये सबको समराइज करने के लिए अगर वो एक जगह पे कि सभी एक्सपेंसेस को, सभी इनकम्स को एक जगह पे लाएगा, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। सो ये जो समराइज रिकॉर्ड जिस अकाउंट में बनाते हैं उसमें से एक अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट एक बनता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट अकाउंट बनता है जिससे आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, ये आपको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर ही ये अकाउंट बनता है, ये ध्यान में रखो। तो आपको करना क्या है, ये जो डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, बिकॉज इट इज द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल का एंड है, तो ये सारे खर्चे आपको ट्रांसफर करने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही चलते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये उसका भी रूल है। तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप डिप्रिसिएशन लगाते हो तो तभी आपको ये जो डिप्रिसिएशन पूरे साल का लगाया है उसे ट्रांसफर करना है। फॉर ट्रांसफरिंग डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर ट्रांसफरिंग डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन,
ये हमने डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप बोलोगे मैडम यहाँ पे डिप्रिसिएशन को डेबिट दिया तो आपने बताया वो आपका खर्चा है करके उसको डेबिट जाएगा, और ये एंट्री में हम लोग ने डिप्रिसिएशन को क्रेडिट दिया तो क्या वो अपना इनकम हुआ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वो नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे छोटा सा डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के बताती हूँ। देखो डिप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हो, यहाँ पे आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, सपोज द अमाउंट इज 5000, इमेजिनरी फिगर लेते हैं, अमाउंट कितना है 5000, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आपने यहाँ पे लिख दिया टू एसेट 5000। एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट, आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको ट्रांसफर करना होता है कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो कुछ है नहीं, तो डेबिट की टोटल ले ली हम लोग ने, लेजर अकाउंट पड़ा है आपने, हमने डेबिट की टोटल ली 5000 और ये 5000 यहाँ पे लिख दिया क्लोज करते समय। अंदर ये जो बैलेंस है इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसे हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी ये जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट गिरा है टू डिप्रिसिएशन, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने उसको क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अपने डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बिकॉज इट इज द एंड ऑफ द ईयर, ये पूरे साल का एंड है, तो एंड ऑफ द ईयर सारे जो खर्चे होते हैं, भले फिर वो कुछ भी खर्चे हो, सैलरी हो, स्टेशनरी हो, सभी खर्चे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने इसको ट्रांसफर किया है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है नॉर्मल लेजर के जैसा। तो आपने क्या किया? एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट दिया था, डिप्रिसिएशन को डेबिट दिया था फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, और बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो फॉर ट्रांसफरिंग द डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। These are the entry for first year. First year में for purchase of asset you have to pass the entry. It may be on cash or it may be on credit. Any incidental expenses should be added in the cost of that asset. Thereafter, at the end of the first year, you have to charge depreciation, and of course that depreciation for the first year should be transferred to profit and loss account. To profit and loss account. Okay. तो अभी second year onwards सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्या एंट्री करनी है? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको एंट्री वही होती है अगेन फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने देखो सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि डिप्रिसिएशन भले कौन से भी मेथड से हो, एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा वो चार्ज होता ही है। सो फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन अगेन यू हैव टू पास द एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये एंट्री बनेगी ही, being depreciation charge on the asset, ये एंट्री बनने वाली है। एंड बिकॉज इट इज द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल का एंड है वो, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, जितने साल आप डिप्रिसिएशन लगाते जाओगे ये एंट्री आपको रिपीट करते जानी है, और उसको हमेशा एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, हियर यू आर क्लोजिंग दैट अकाउंट, आप उसको क्लोज करके ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने डेबिट दिया था डिप्रिसिएशन को, आप उसको वो अकाउंट को क्लोज करके उसका जो भी बैलेंस आ रहा है कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो क्लोज करने के लिए अपोजिट इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग ने डिप्रिसिएशन को क्रेडिट दे के अपोजिट इफेक्ट दिया है, और वो जो बैलेंस आया डिप्रिसिएशन का उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एंड में बनता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। गॉट इट? तो ये एंट्री आपको रिपीट करनी है फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। प्रॉब्लम में अगर आपको बताएंगे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर तक आपको बनाना है डिप्रिसिएशन, तो ये एंट्री आपकी रिपीट होगी उतने सालों के लिए। ओके, तो दीज आर द बेसिक एंट्रीज, ये बेसिक एंट्रीज है। और एक एंट्री मैं आपको अभी पढ़ाने जा रही हूँ, अगर
एट द एंड ऑफ 4th ईयर और 3rd ईयर में भी ऐसा हो सकता है ना कि वो एसेट आपने बेच दी। ओके, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में वो हो, लेकिन अगर आप एसेट को बेचते हो तो क्या एंट्री बनेगी। ओके, हम लोग अभी वो देखने वाले हैं फॉर सेल ऑफ एसेट। अगर आप एसेट बेचते हो, ओके, अगर मगर वाली सिचुएशन है, हर प्रॉब्लम में होगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। फॉर सेल ऑफ एसेट अगर दिया हुआ है 1 आध साल में, तो आपको फर्स्ट एंट्री क्या करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चार्ज अगेन फॉर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जरूरी नहीं है ना कि आप एंड में ही बेचो। 3 महीने हो गए साल को स्टार्ट हो गया और आपने बेच दिया, तो 3 मंथ्स आपने वो एसेट यूज की है ना, तो आपको डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल लगाना ही है। आपने 6 महीना यूज किया है एसेट को, तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाओ, बाद में सेल की एंट्री करो। आपने उसको 4 महीने एसेट को यूज किया तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, बाद में सेल की एंट्री करो। लेकिन वो पर्टिकुलर ईयर में, इन दैट पर्टिकुलर ईयर फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू हैव यूज्ड दैट एसेट, यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए अप टू द डेट ऑफ सेल यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन लगाना ही है। सो फॉर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल क्या एंट्री करोगे इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री बदलती नहीं है, देखो एंट्री सेम ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। भले आप उसको फर्स्ट ईयर में लगाओ, सेकेंड ईयर में लगाओ, 3rd ईयर में लगाओ, एट द टाइम ऑफ सेल लगाओ, एंट्री सेम ही रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यही एंट्री बनेगी। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको ट्रांसफर भी करना होता है। ये अगर बीच में ही हो रहा है 31 मार्च को और आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो 31 दिसंबर को, तो अब उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे P&L में, क्योंकि P&L में एट द एंड ऑफ द ईयर ही जो कुछ भी है ट्रांसफर होता है। तो आपने पहले डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये करने के बाद आपको मिलेगी उसकी WDV, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, सो ये आपने अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन लगा दिया। सेकेंड एंट्री आएगी अभी फॉर सेल ऑफ एसेट, ओके, एसेट को आप सेल कर रहे, तो फॉर सेल ऑफ एसेट इट कुड बी एट प्रॉफिट और एट लॉस। देयर आर टू सिचुएशन, देयर कुड बी 2 सिचुएशन, इट मे बी सोल्ड आउट एट प्रॉफिट और इट मे बी सोल्ड आउट एट लॉस, हो सकता है। तो एट प्रॉफिट देखेंगे, अगर इफ यू आर सेलिंग दैट एसेट एट प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो क्या एंट्री करोगे। देखो एग्जांपल में बताती हूँ, 5000 की एसेट है, यू सोल्ड इट फॉर 6000, 5000 की एसेट है, आप 6000 में बेच रहे हो, तो पैसा कितना आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, 6000, 5000 की एसेट आप 6000 में बेच रहे हो, तो जितना पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ओके, टू एसेट कितनी की थी, मैंने बार बार रिपीट किया सेंटेंस, 5000 की एसेट आप 6000 में बेच रहे हो, सो एसेट्स ऑफ विच बुक वैल्यू और विच WDV गोज आउट फ्रॉम योर बुक, 5000। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है, सो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट करके टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होगा। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 1000, प्रॉफिट है करके क्रेडिट ही जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पे आपका गेन हो रहा है 1000 का, दैट्स व्हाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट करके ये एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको दूसरी सिचुएशन दी है, इफ यू आर सेलिंग दैट एसेट एट लॉस, अगर आप लॉस पे बेच रहे हो, 10,000 की एसेट है, आप 8,000 में बेच रहे हो, 10,000 की एसेट 8,000 में बेच रहे हो, तो कितना पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, you are selling that asset at loss should be debited as per the rule of nominal account, so one temporary account gets created here, loss on sale of asset, ये अकाउंट क्रिएट हुआ डेबिट क्यों, क्योंकि वो लॉस है, नॉमिनल के हिसाब से लॉस से इसको क्या जाता है, डेबिट, सो ये अकाउंट को क्या जाएगा, डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 2000, टू एसेट्स गोज आउट, टू एसेट कितने वैल्यू की एसेट थी, 10,000 की एसेट थी जो आपने बेची है 8,000 में,
तो ये यहाँ पे डेबिट गिरेगा। देयर कुड बी एनी वन सिचुएशन, दो सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। एक एसेट है, या तो प्रॉफिट पे बेचोगे या तो लॉस पे बेचोगे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। ये नया जो अकाउंट हम लोग ने एक ऐड किया है वो बनेगा ही नहीं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, दैट विल बी द सिंपल एंट्री, दैट विल बी द सिंपल एंट्री। ओके, तो ये हो गई। अगर आप एसेट को बेचते हो एट प्रॉफिट एट लॉस तो क्या एंट्री बनेगी, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपने कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट यू हैव टू डू, वो साल में जो भी आपने प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे बेचा है उसको अगेन आपको ट्रांसफर करना है फॉर ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन लॉस ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपने लॉस ट्रांसफर कर दिया। अगर प्रॉफिट है सो फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ट्रांसफर करना है आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अकाउंट को आपने जो क्रेडिट दिया था उसे आपको क्लोज करना है डेबिट देके। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू, और क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बट ऑब्वियस क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे देखो लॉस था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे लॉसेस जाते हैं। तो आप एसेट को लॉस पे बेचते हो तो जो टेम्पररी अकाउंट मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था उसे आपको क्रेडिट दे के क्लोज करना है और P&L के डेबिट में वो लॉस ट्रांसफर करना है। और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट दिया था फर्स्ट एंट्री में, इसके पहले की एंट्री में उसको मैंने क्लोज किया है यहाँ पे डेबिट देके, और क्योंकि वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो ये एंट्री आपको करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एंट्री आपको साल के एंड में ही करनी है। ठीक है, तो ये दीज आर ऑल व्हाट द बेसिक एंट्रीज दैट मे कम इन द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिसिएशन। करना होता है मोस्ट प्रोबेबली लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स ही बनाने को आते हैं। कभी कभी रेयर सिचुएशन में आपको जर्नल पूछा जाता है, सो यू शुड नो द जर्नल बिकॉज जर्नल इज द बेसिस ऑफ लेजर। लेजर बनता ही है जर्नल के बेसिस पे, तो जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो जर्नल एंट्री के साथ पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।